सो मेरा ये एक सवाल था कि मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया कितना यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। क्या मेरा स्टॉक 1200 यूनिट का हो सकता है? कोई तो बोलता है ना, कोई तो बोलता है हाँ हो सकता है, अगर मेरे पास प्रीवियस ईयर का आउटपुट हो तो। सो स्टॉक को अपन ने कैसे डिफाइन किया? इट इज द अबिलिटी टू सप्लाई। ऐसा गावात जो भी मैंने सोल्यूशन बनाया रहेगा हे मम्मी उड़ गए सोल्यूशन वापस बनाने पड़ेंगे। ये क्या हो गया इसके साथ? सारे सोल्यूशन गए, दिन खराब चल रहा है अपना। सो मेरे को एक बात बता, कैन स्टॉक बी ग्रेटर देन आउटपुट प्रोवाइडेड प्रीवियस ईयर का स्टॉक हो? दूसरा सवाल, कैन स्टॉक बी इक्वल टू आउटपुट? क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का कुछ बचा ही नहीं है माल, या तो मेरे धंधे का ही पहला साल है, या तो एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टॉक विल बी लेस देन आउटपुट। क्या ये पॉसिबल है? मैंने आउटपुट जितना किया है उतना तो मेरे स्टॉक में होना चाहिए, ये बराबर। चलो स्टॉक से बाहर क्या आया? सप्लाई के नीचे क्या लिखा है? इट इज योर विलिंगनेस टू सेल। क्या बोला? इट इज योर, या तो इट इज योर ऑफर फॉर सेल विच इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस एंड टाइम, बराबर ना? सप्लाई इज अ विच टर्म? रिलेटिव टर्म, मतलब डिपेंडेंट ऑन प्राइस एंड हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस। दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशनशिप कैसा आया? डायरेक्ट आया, ये बराबर है। लॉ ऑफ डिमांड में जो रिलेशनशिप आता है वो कैसा है? इनवर्स। अब दूसरा सवाल, कैन स्टॉक बी ग्रेटर देन सप्लाई? मेरी अबिलिटी मेरे विलिंगनेस से ज्यादा हो सकती है, ये हाँ ना? कैन माई स्टॉक बी इक्वल टू सप्लाई? एंड इज दिस पॉसिबल कि स्टॉक मेरे सप्लाई से कम हो? मेरे पास स्टॉक कितना यूनिट्स का था? 1200। कैन आई सप्लाई 2000 यूनिट? कैन आई सप्लाई 1201 यूनिट? इसका मतलब सप्लाई या रादर स्टॉक कैन नॉट बी लेस देन माय सप्लाई। सो अपन ने वापस क्या लिखा? स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई। यस, मेरा स्टॉक, मेरा अबिलिटी मेरे विलिंगनेस से ज्यादा हो सकता है, ये बराबर। सप्लाई के बाद क्या आता है? सेल्स। सप्लाई करने का इच्छा था पर सब माल बिके ये जरूरी? सो कैन आई से सेल्स इज एक्चुअली सोल्ड। सेल्स क्या है? इट इज द एक्चुअल वैल्यू दैट इज सोल्ड, एंड फ्रॉम सेल्स वी गेट रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द मनी दैट वी रिसीव आफ्टर सेल, और सेल होने के बाद जो पैसा मेरे को मिलता है आई विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wages, interest, profit. Hey, why rent, interest, wages, profit? Because I had converted, bolo, converted raw materials into finished goods, or I had converted input into output. ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो इनपुट है, कहना इसे वो कौन है? मेरा फैक्टर्स ऑफ, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मेरे को क्या देना पड़ेगा? फैक्टर पेमेंट्स। ये क्या देना पड़ेगा? फैक्टर पेमेंट्स। ये डू यू अग्री? सो मेरे को एक बात बता, हमने अभी एक सर्कल जैसा पढ़ा। पहला पॉइंट क्या था? प्रोडक्शन इज नथिंग एल्स बट क्रिएशन ऑफ। जब जब प्रोडक्शन होगा तब तब यूटिलिटी क्रिएट होगी। फिर प्रोडक्शन से बाहर क्या आता है? आउटपुट। आउटपुट इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर। आउटपुट से बाहर आया स्टॉक। स्टॉक इज योर अबिलिटी टू सप्लाई, सप्लाई इज योर विलिंगनेस टू सेल, या तो इट इज योर ऑफर फॉर सेल। ऑफर मतलब बेच दिया कि बेचने की इच्छा, इसीलिए एक और वर्ड यूज किया, विलिंग टू सेल। माई सप्लाई इज अ डैश टर्म related to price and time.
प्राइस के साथ रिश्ता डायरेक्ट है, इसके लिए कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई से बाहर आया सेल्स, व्हाट इज एक्चुअली सोल्ड। सेल्स से बाहर आया रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड आफ्टर सेल, पर रेवेन्यू में से मुझे देना पड़ेगा फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। ये बराबर समझता है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता, कैन आई से देयर आर सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा है डिमांड में? बोलो, पहला पॉइंट क्या आया? प्राइस ऑफ, या तो प्राइस ऑफ मतलब अलग अलग गुड्स का बात कर रहा हूं कि एक गुड का प्राइस रहेगा तो कॉन्सेप्ट का नाम, या तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बोलो, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई इज कॉल्ड एज, पक्का? नहीं नहीं, इंक्रीज बोलते। हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, इंक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज किसके वजह से होता है? सो प्राइस के वजह से क्या होगा? प्राइस के वजह से, अरे यार नसीब, वो भी शायद ही है। हाँ, प्राइस के वजह से एक्सपांशन और अदर फैक्टर्स के वजह से कॉन्ट्रैक्शन। यार भी क्लियर? चल ना भाई, क्यों क्यों परेशान कर रहे हैं? चलो, अगर अदर फैक्टर्स रहेगा तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होएगा कि चेंज इन सप्लाई? चेंज इन सप्लाई मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट तुम लोग मेरे को समझाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन सप्लाई? सप्लाई, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है लैंग्वेज, डिक्रीज होएगा। कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई डिक्रीज, कॉस्ट कम तो सप्लाई इंक्रीज। कैन यू टेल मी व्हाई? आई डोंट अग्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट बढ़ेगा ना तो सप्लाई बढ़ेगा, और कॉस्ट कम ना तो सप्लाई कम, ऐसा मुझे लगता है। तुम मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि इनवर्स क्यों, क्योंकि इसको तो ऐसा भी लग सकता है कि अगर कॉस्ट बढ़ेगा ना तो सप्लाई शुड रिमेन कांस्टेंट। हाँ, क्यों? पर थोड़ा लॉन्ग शॉट है, इसके अलावा कोई और लॉजिक? आई एम नॉट डिनाइंग बट आई एम नॉट कंप्लीटली इन अग्रीमेंट ऑल्सो। हाँ, क्यों? परफेक्ट है तेरा आंसर। वाई वो अगर बता दिया तो तेरा आंसर करेक्ट। क्यों आउटपुट कम हो जाता है? ये बोलता है कॉस्ट बढ़ता है तो आउटपुट कम होता है, क्यों? गलत है, प्रॉफिट से कॉस्ट निकालते हैं तो एग्जाम्पल, इट इज बिकॉज कैपिटल लिमिटेड है। क्या बोला? इट इज बिकॉज कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल अपने पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। कितने लाख रुपए का कैपिटल है? 1 लाख। अब अगर मैं 1 रुपये में एक बीड़ी बनाता हूं, यस बोलते हैं, मेरे को एक बीड़ी को बनाने के लिए 1 रुपया लगता है, तो 1 लाख रुपयों में मैं कितना यूनिट्स बना सकता है? अब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, वेजेस बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, मेरा कॉस्ट 1 रुपये के जगह पर 2 रुपया हो गया, तो मेरा आउटपुट क्या, मेरा सप्लाई 2 लाख बीड़ी हो जाएगा? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि साले कैपिटल तो मेरे पास 1 लाख का ही है,
तो अब 1 लाख रुपए में कॉस्ट अगर 2 रुपया रहेगा तो मेरा कितने का आउटपुट होगा? तो कॉस्ट, तो मेरा आउटपुट कम, जिसकी वजह से मेरा स्टॉक और सप्लाई कम। अच्छा, कॉस्ट यहां पर क्या हो गया? कम। तो मेरा यहां पर सप्लाई क्या हो गया? ज्यादा। इसका मतलब देयर इज विच रिलेशनशिप, एंड व्हाई इज देयर एन इनवर्स रिलेशनशिप? बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड। जो आप बोलने का कोशिश कर रहे थे, बस एग्जाम्पल फ्रेम नहीं हुआ, बट आई होप यू अग्री विथ मी नाउ। ये इसके जितना सिंपल पॉइंट इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलो, टेक्नोलॉजी या तो टेक्नोलॉजी, बोलिए, अगर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है तो सप्लाई विल, क्या बात है, आई लव द वर्ड इंक्रीज। एंड अगर आउटडेटेड रहेगा तो सप्लाई विल, बोलो यहां पर क्या लिखूं? ऊपर वाला वर्ड लिखना रह गया। कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई विल एक्सेलेंट, और कॉस्ट कम तो सप्लाई विल, यहां पर भी इंक्रीज और यहां पर डिक्रीज। ये बराबर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। किसका एक्सपेक्टेशन? कंज्यूमर का कि प्रोड्यूसर का? प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज का सप्लाई डिक्रीज। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो आज का सप्लाई, याद है डिमांड में डायरेक्ट था, तो सप्लाई में इनवर्स, क्योंकि डिमांड सप्लाई का ऑपोजिट है, या सप्लाई डिमांड का ऑपोजिट है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? यहां पर क्या लिखेंगे? इंक्रीज। बोलो, गवर्नमेंट का पॉलिसी मस्त, या तो फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। अच्छा, फेवरेबल रहेगा तो सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज। अनफेवरेबल रहेगा तो, अच्छा ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, कैसे पता चलेगा? 2 पॉइंट है। गवर्नमेंट का पॉलिसी फेवरेबल कब होता है? जब गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी, आई मीन टू से सब्सिडी बढ़ा देगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। टैक्स कम, सब्सिडी ज्यादा, तो मेरा ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगा। अच्छा, अनफेवरेबल कब रहेगा? जब गवर्नमेंट में एक पे टैक्स लगा रहा है और मेरे को सब्सिडी कम दे रहा है, तो सप्लाई विल डिक्रीज। चलो नेक्स्ट पॉइंट, विच कंडीशंस? बोलो। हाँ, ओके। सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट एक तरीके का छूट देता है। जैसे कि अगर आप एक फार्मर हो, आपने लोन लिया, तो गवर्नमेंट आपको लोन जो प्रोवाइड करता है वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करता है कि लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करता है? ये लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ सब्सिडी। मार्केट में नॉर्मली चलता है 10%, पर फार्मर को हमने प्रोवाइड किया 6% पर, तो फार्मर को 4% का क्या मिला? सब्सिडी। सब्सिडी इज अ गिफ्ट और अ ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। बराबर है? श्योर है? चल, तो अभी मेरे को बता, क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी 2 कॉन्सेप्ट आएगा, फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। ये बराबर ना? बोलो, ये पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है? कैन आई से दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स? ये कौन सा गुड्स? वाई इज दिस पॉइंट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चरल गुड्स? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस का इंपैक्ट सबसे ज्यादा उन पे ही होता है। बोल, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है तो सप्लाई विल, अगर अनफेवरेबल है तो सप्लाई विल डिक्रीज। बराबर है? श्योर हो? आगे बढ़ सकता हूं? बताइए मुझे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया? प्राइस ऑफ। अगर मैं तुझे बोलूं कि प्राइस ऑफ व्हीट will affect the supply for rice, wheat और राइस एक दूसरे के क्या है? मैं एक फार्मर है, आधे में व्हीट बनाता हूं, आधे में राइस बनाता हूं। मैं एक फार्मर है, आधे में मैं कॉलीफ्लावर बनाता हूं, फूल गोभी, सुने, और आधे में मैं बनाता हूं पत्ता गोभी, कैबेज। पत्ता कैबेज, फूल
कॉलीफ्लावर. सो अगर कॉलीफ्लावर का प्राइस बढ़ गया तो फार्मर कैबेज का सप्लाई, वाओ, दिस इज रॉन्ग. मुझे किसका प्राइस ज्यादा मिल रहा है? कॉलीफ्लावर. और मैं बेच क्या रहे? मेरे को सीए का मार्केट में लोग बुला रहे, वो बुलाती है पर मैं जाता नहीं, मैं सीएस को पढ़ा रहे. अरे पागल औरत, मेरे को एक बात बता, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंज्यूमर के प्रोड्यूसर? तुम कंज्यूमर सोचा, तुमने सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप लगाया डायरेक्ट. यही यही तकलीफ होएगा. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप किधर था? डिमांड. तो अब मुझे बता, कॉलीफ्लावर का प्राइस ज्यादा तो कैबेज का सप्लाई कम, बिकॉज इट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी टू सप्लाई कॉलीफ्लावर देन कैबेज. ये हाँ ना? और अगर मैं बोलूं कि कॉलीफ्लावर का प्राइस कम तो कैबेज का सप्लाई ज्यादा, तो रिलेशनशिप क्या हो गया? इनवर्स. डू यू अग्री? आर यू श्योर? चल, नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा तो सप्लाई, वाओ, बेचने वाले ज्यादा, मैं सप्लाई कम करेगा. अच्छा, सिंगल सेलर रहेगा मार्केट में, सेलर्स कम है तो सप्लाई ज्यादा. अरे अगर मार्केट में 40 लोग बेचने वाले रहेंगे तो उनका सप्लाई बढ़ जाएगा ना. more the number of sellers, more will be the supply. Lesser the number of sellers, lesser will be the supply. Therefore the relationship is direct. चलो, टोटल कितने पॉइंट्स थे? 8. 8 थे, ये 8वां था. चल, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कॉस्ट था. प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड, ये बराबर ना? प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप डायरेक्ट. हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई. दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सप्लाई. वेरिएशन इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, एक्सपांशन. लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन. फिर अदर फैक्टर्स आए. other factors than the price of particular commodity is called as change in supply. उसके अंदर पहला पॉइंट आया था cost of production. cost of production के साथ relationship is, क्यों? क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है, सो इनवर्स रिलेशनशिप. तीसरा टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट रहेगा तो सप्लाई विल, एक्सेलेंट वर्ड. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रहेगा तो सप्लाई विल. चौथा पॉइंट था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. सो जो डिमांड में पड़ा उसका एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं मारने का, अपना दिमाग वापरने का, वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू था. तो ये वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो यहाँ पर तो अगर मेरे को लगता है कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट सप्लाई डिक्रीज. अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर का प्राइस कम होने वाला है तो प्रेजेंट का सप्लाई इंक्रीज. सो रिलेशनशिप क्या आया? इनवर्स. नेक्स्ट वाला पॉइंट था अबाउट गवर्नमेंट का पॉलिसी. या तो टैक्स, या तो सब्सिडी, या तो फेवरेबल, या तो टैक्स प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है. सो अगर टैक्स कम, सब्सिडी ज्यादा, तो सप्लाई विल इंक्रीज, बिकॉज ये जो पॉलिसी है वो फेवरेबल है. अच्छा, टैक्स कम, सप्लाई नहीं, टैक्स ज्यादा, सब्सिडी कम, ये अनफेवरेबल हो गया. अनफेवरेबल हो गया तो सप्लाई विल डिक्रीज. फिर आता है प्राइस ऑफ, ओके, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड के पहले एक और पढ़ाया था क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्लाइमेटिक कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर या तो फेवरेबल या तो फेवरेबल रहेगा तो सप्लाई विल, अनफेवरेबल रहेगा तो सप्लाई विल. फिर प्राइस ऑफ विच गुड? शर्ट और कुर्ता. मैं शर्ट भी बना सकता है, मैं कुत्ता नहीं, टी शर्ट भी बना सकता है. तो अगर प्राइस ऑफ शर्ट बढ़ेगा तो सप्लाई फॉर कुर्ता इंक्रीज के डिक्रीज, मतलब रिलेशनशिप इज, आर वी क्लियर विद दैट? एंड नंबर ऑफ सेलर्स, मोर द नंबर ऑफ सेलर्स, मोर विल बी द सप्लाई. बोल, क्या ये मेरे को समझाने का जरूरत है?
अदर डिटर्मिनेंट्स देन प्राइस, बोलो इसको क्या नाम दूं? एक्सपांशन। इसको क्या नाम दूं? पक्का? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को नाम क्या दूं? अदर फैक्टर्स देन प्राइस। चेंज इन सप्लाई के चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई? क्वांटिटी वर्ड आना चाहिए। अच्छा, चेंज मत यूज करो, कुछ और वर्ड दे दो। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन क्वांटिटी सप्लाई। ये बराबर बता, यहां पर क्या हो रहा है? प्राइस विल वेरी, मतलब कहना है से अगर ये प्राइस पर मैंने इतना सप्लाई किया तो ये हो गया प्राइस, क्वांटिटी, डब्बे का नाम ए। अब लॉ क्या बोलता है? हायर द प्राइस, तो प्राइस P1 हो गया, क्वांटिटी Q1 हो गया, डब्बे का नाम B, ये A to B गया। अच्छा, या तो A to C प्राइस कम हो गया, ये हुआ क्या? प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी Q2, डब्बे का नाम C, और ये हो गया A to C। लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई। प्राइस क्या हुआ? वेरी हुआ। पर बेटा अदर फैक्टर्स क्या हुआ? अदर फैक्टर रिमेन्स या रिमेन्स द सेम। अच्छा, ये जो कर्व आया वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है क्या अपवर्ड? व्हाई इज दिस कर्व कॉल्ड एज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व? बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ए बराबर? देख तो जरा, ये कुछ याद है? किया ऐसा? मम्मा इसमें भी उड़ गया, डायग्राम उड़ गया मेरा, ये सब आधा अधूरा हो गया। कहना से ये प्राइस P, फिर ये प्राइस हो गया P1, प्राइस राइस, क्वांटिटी राइस फ्रॉम A to B, इसको हम क्या नाम देंगे? एक्सपांशन। ये हो गया पॉइंट C, A to C, प्राइस कम तो क्वांटिटी भी कम, इसको क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, यहां पर मेरे को एक बात बता, कभी उड़ गया, बोल। ये A, ये B और ये C, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये A to C, यहां पर क्वांटिटी Q, Q1 और Q2। ये बराबर है? सो सप्लाई गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डैश एंड डैश, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से होएगा तो ओके, आई अग्री, वेरिएशन। अदर फैक्टर्स की वजह से होएगा तो चेंज इन सप्लाई। वेरिएशन के दो बच्चे, एक का नाम एक्सपांशन, एक का नाम हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। पर ये डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन था, बिकॉज हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो डिमांड में ये कॉन्ट्रैक्शन, तो सप्लाई में ये। अब लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, पर अपन डिमांड पढ़ रहे हैं कि सप्लाई पढ़ रहे हैं? तो सप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा? लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट बोलते हैं ना उसको। सो मूवमेंट किधर होता है? या तो सो देखो यहां पर अपन ने लिखा भी है, मूवमेंट में अपवर्ड मूवमेंट रहेगा तो, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। जबकि इंक्रीज और डिक्रीज अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है कि राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट है? राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो आई विल रिपीट दिस, आप मुझे पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक बताओ। सप्लाई गेट्स अफेक्टेड बाय डैश एंड डैश, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से होएगा तो वेरिएशन इन क्वांटिटी सप्लाइड, अदर फैक्टर्स की वजह से होएगा तो वेरिएशन के दो बच्चे हैं,
expansion and contraction. Higher the price is called as upward movement in price, expansion. Lower the price, lower the supply, downward movement in price is contraction. This is called as the law of supply. It is the movement along the same supply curve. पर अदर फैक्टर्स के भी दो बच्चे थे, चेंज के भी दो बच्चे थे. चेंज इन सप्लाई का दो बच्चों का नाम इंक्रीज एंड डिक्रीज. इफ एट द सेम प्राइस मोर इज सप्लाइड, इंक्रीज. इफ एट द सेम प्राइस लेस इज सप्लाइड. सेम प्राइस मोर सप्लाई, सेम प्राइस लेस सप्लाई. राइट में जाएगा या तो राइट में गया तो लेफ्ट में गया तो डिक्रीज. वो भरतनाट्यम डांस याद है? चल बताइए. ये राइट में गया तो लेफ्ट में गया तो डिक्रीज. दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट के दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. बोलो क्या ये फॉर्मूला समझाने का जरूरत है, डायग्राम समझाने का जरूरत है? जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था सेम फॉर्मूला है. परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी. दैट इज नथिंग एल्स बट डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी. कौन सा मेथड है ये? अच्छा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्लैटर, स्टीपर इक्वल टू 1 हाइपरबोला. ये याद है क्या? सेम कॉन्सेप्ट जो डिमांड में पढ़ाया था वो यहां पर सप्लाई में. दो मेथड्स पढ़ाए थे, एक रेशियो मेथड और एक सेम फॉर्मूला. सिर्फ फर्क क्या आया? वहां पर डिमांड था, यहां पर सप्लाई है. क्लियर है? पक्का? तो अपन ने 5 कॉन्सेप्ट के आसपास किए. कौन सा 5? पहला तो प्रोडक्शन का सर्कल. कैन यू टेल मी प्रोडक्शन के सर्कल में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन से बाहर क्या आया? आउटपुट से बाहर. अच्छा आउटपुट इज व्हाट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टॉक इज योर. स्टॉक से बाहर आया. सप्लाई इज योर या इट इज योर ऑफर फॉर सेल. सप्लाई इज अ डैश टर्म related to higher the price, lower the price, relationship is curve is upward sloping. supply से बाहर sales is actually sold. sale से बाहर क्या आएगा? revenue. revenue के कितने टुकड़े होंगे? 4. rent, wages, interest. what are they called as? factor payments. ये बराबर है. ये अपना पहला कॉन्सेप्ट था. दूसरा कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनेंट्स. मैं 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूं, मुझे वापस रिवाइज करवाने का इरादा नहीं है. तुमको चाहिए 8 के 8 डिटर्मिनेंट्स याद रहेगा. तीसरा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई. चौथा कॉन्सेप्ट वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई. ये आएगा, ये भी मैंने 2 बार रिवाइज करवाया. और 5वां कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, टाइप्स एंड मेथड्स. और भी है बट मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है. सो ऑब्वियसली देर आर मोर कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड बट आई अंडरस्टैंड दैट यू प्रोबेबली रिक्वायर अ ब्रेक. सो अप्रॉक्सीमेटली 3:45 हुआ है. 4:15 से लेकर 4:20 के बीच में आप लोगों को आना अलाउड है. 30 मैक्सिमम 35 मिनट्स का ब्रेक. ये सबको यहाँ तक क्लियर है? ए आज क्या हो गया रे? बोर हो गया क्या थोड़ा? श्योर वो अभी टेक्निकल इशू था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है. बट आई होप कॉन्सेप्ट वाइज सब लोग क्लियर हो. चलो वी मीट एट 4:15 और 4:20 के बीच में कभी भी. 3:45 हुआ है.